हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि देखो, रिवीजन तो हमने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैं आपको हर डे 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवा सकता हूँ। तो मैंने आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताई थी कि आपने डेली सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है। ये पीछे एक मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रिक टू रिवाइज द सिलेबस डेली। इस वीडियो में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि आप डेली जो है सिलेबस कैसे रिवाइज कर सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे कल की वीडियो मैंने जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की शेयर की, उसमें मैंने जो आपको मेन मेन पॉइंट्स मार्क करवाए, आपने सिंपल वो एक कॉपी पे नोट कर देने हैं, सेपरेट सब्जेक्ट वाइज उनको नोट करो। जैसे अभी हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को सेपरेट कॉपी पे नोट कर दो। 30% सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है हर सब्जेक्ट का। उसके अलावा भी जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको नोट करा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज इनको क्या कर दो, एक कॉपी पे नोट कर दो। आज की वीडियो में जो पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे मार्क करवाऊंगा, तो उनको भी उसी कॉपी पे नोट कर दो। तो डेली जब आप नेक्स्ट डे की स्टडी स्टार्ट करोगे तो आप उन पॉइंट्स को पहले रिवाइज कर दो। उससे क्या होगा कि आपने जो पीछे पढ़ा वो आपका सारा फिर से रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम जब नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इसके बाद मैं आरसी से स्टार्ट करने वाला हूँ, उस पर भी मैं आपको पूरे सिलेबस में से मेन मेन पॉइंट्स मार्क करवाऊंगा। हर सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी आपको 30% सिलेबस प्रोवाइड किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने 30% सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए हैं और मैं आपको वो यहाँ पे मार्क करवा दूँ। तो उन पॉइंट्स को भी आप सेपरेट कॉपी पे, मतलब एक ही कॉपी बनाओ लेकिन सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड कर दो। तो जब भी आप डेली स्टडी स्टार्ट करोगे तो पिछला वाला फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको डेली जो है हर सब्जेक्ट रिवाइज होता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10, 15 या 20 मिनट लगेंगे पूरे वो 200 या 300 पॉइंट्स रिवाइज करने में। चलो मान लो 1 घंटे भी अगर आपको लग सकता है, अगर 1 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज हो रहे हैं तो इससे बेटर आपको क्या चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक टू रिवाइज द होल सिलेबस डेली। आई एम क्वाइट श्योर अगर आप इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करोगे, आप विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक जो है होल सिलेबस को डेली रिवाइज करते जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डेली जो है जो आपने पीछे पढ़ा उसको 10 या 15 या 20 मिनट में रिवाइज करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो सारे के सारे पॉइंट जो है टिप्स पे हो जाएंगे। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, वो हम इसमें सारा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल डेट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल डेट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, डेट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जनरली 3 टाइप्स की होती है: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे मार्क करवाऊंगा उनको आप अच्छे से देखना। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इन दिस केस पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है। इट इज़ बोरोड फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को जनरली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बोरो किया हुआ है। इट्स सिंपल, इट जनरेट स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिंपल है, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन क्रिएट होता है अमॉन्ग द वर्कर्स। डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें डिसीजन क्विकली लिए जा सकते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है हमारे पास लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अनसुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ मच सिमिलर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज़ डिफरेंट हेड फॉर डिफरेंट फील्ड्स। लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस इसमें इतना है कि इसमें हर फील्ड का अलग अपना एक हेड होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स इज अवेलेबल एट ऑल लेवल्स। स्टाफ एट साइट इज competent टू टेक डिसीजंस एंड हैंस वर्क इज नॉट डिलेड। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स आपको हर लेवल पे अवेलेबल होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टाफ होता है साइट पे, उसमें इतनी अथॉरिटी होती है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, जिसकी वजह से काम में कोई भी डिले नहीं होता है। इट्स एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसएडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, द ओनली डिसएडवांटेज इज इफ द एक्सपर्ट्स एडवाइस इजंट प्रॉपरली डिफाइंड देयर मे बी कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टाफ। अगर एक्सपर्ट के एडवाइस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है स्टाफ में। थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ईच पर्सन हैज़ टू परफॉर्म मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन जो होती है अमंग द वर्कर्स बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो वर्क को डिवाइड किया जाता है वो लेबर के स्पेशलाइजेशन के बेस पे डिवाइड किया जाता है। जो लेबर जो है जिस वर्क में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जाता है।
मैनुअल वर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनुअल वर्क और मेंटल वर्क जो है दोनों यहाँ पे सेपरेट किए जाते हैं। मतलब जो मैनुअली स्ट्रांग है उसको मैनुअल वर्क दिया जाता है और जो मेंटली स्ट्रांग है उसको मेंटल वर्क दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इट्स डिफिकल्ट टू रन एंड मैनेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको डिफिकल्ट होता है रन और मैनेज करना है। नो क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? द एम्स ऑफ मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क आर टू एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्लान्ड मैनर। द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर। अब देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि कोई भी काम है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसको एक प्लान्ड मैनर से एग्जीक्यूट करना। अब मेन फंक्शंस इसमें क्या क्या आते हैं? प्लानिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है हमारे पास, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ये तो नाम से ही सारे पता चल रहे हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमने प्लान करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, लेबर, मटेरियल, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें हमने पहले प्लान करनी है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है जो इस वर्क को प्रॉपरली करे। देन फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो वॉल्यूम ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करती है और मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करती है। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स मोटिवेशन, गाइडलाइन, सुपरविजन एंड लीडिंग द एम्प्लॉयज। देन कम्स कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग नाम से ही पता चल जाता है। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कंपेयरिंग वर्क विद एक्चुअल ड्राइंग, चेकिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क एटसेट्रा। एंड लास्ट कम्स कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या करना है? एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अमंग द वर्कर्स एट द साइट, जिसकी वजह से प्रोग्रेस ऑफ वर्क भी इंक्रीज हो सकती है और वर्कर्स का कोऑर्डिनेशन भी आपस में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हमने क्या करना होता है? डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। आपने क्या करना है, कब करना और कैसे करना है, ये चीज़ डिसाइड करना, डेट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। फाइनेंशियल सोर्स क्या रहेगा, लेबर सोर्स क्या रहेगा, मटेरियल सोर्स क्या रहेगा, मैन मशीन्स एटसेट्रा। तो डेट ऑल कम्स इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास जॉब प्लानिंग। जॉब प्लानिंग में हमें क्या करना होता है? मेथड ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ जॉब क्या है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज एटसेट्रा, ऑल दिस कम्स अंडर जॉब प्लानिंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टेक्निकल प्लानिंग। टेक्निकल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जॉब लेआउट को प्रिपेयर करना। फाइनलाइजेशन ऑफ डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस, ये टेक्निकल प्लानिंग में आती है। डिज़ाइन को फाइनलाइज करना, स्पेसिफिकेशंस को फाइनलाइज करना, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ड्राइंग, एस्टिमेट्स एटसेट्रा, ऑल दिस कम्स अंडर टेक्निकल प्लानिंग। देन कम्स प्री टेंडर प्लानिंग। प्री टेंडर प्लानिंग में क्या होता है कि कंट्रैक्टर डज प्री टेंडर प्लानिंग आफ्टर रिसिप्ट ऑफ टेंडर नोटिस एंड बिफोर सबमिटिंग बिड। अब देखो, जब भी कंट्रैक्टर ने किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट डालना होता है उससे पहले वो प्री टेंडर प्लानिंग करता है। अब प्री टेंडर प्लानिंग में कंट्रैक्टर क्या क्या करता है? केयरफुली स्टडी ऑफ ड्राइंग्स, टाइम लिमिट एटसेट्रा। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसकी ड्राइंग को स्टडी करता है, स्टिपुलेटेड टाइम कितना है उसको एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है। क्वांटिटीज़ ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, लेबर एंड मशीन्स, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है। कितनी अमाउंट ऑफ लेबर मुझे चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ मशीन्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें वो पहले स्टडी करता है। कंसिडरिंग द प्रॉफिट मार्जिन एंड लिमिट ऑफ रिस्क। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द कंट्रैक्टर हैज़ टू अंडरटेक फर्दर प्लानिंग्स। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर अब उसको फर्दर कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है कि अब इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ, प्रॉपरली इसको कैसे मैनेज करूँ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? स्टडीइंग अल्टरनेटिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मेथड्स। अल्टरनेटिव मेथड्स को वो स्टडी करता है कि कौन सा मेथड जो है यहाँ पे बेस्ट रहेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसने स्टडी करनी है। लेआउट ऑफ साइट क्या है, सर्विस रोड्स कैसी है, फैसिलिटीज़ एटसेट्रा, ऑल दिस कम्स अंडर कंट्रैक्टर प्लानिंग आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। देन कम्स शेड्यूलिंग एंड नीड फॉर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होती है और हम शेड्यूलिंग क्यों करते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है हमारे पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेट मीन्स टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क। एस्टिमेट का सिंपल मतलब क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करना बिफोर स्टार्टिंग इट्स एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क। नाउ व्हाट इज़ द डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एस्टिमेट। एस्टिमेट को बनाने के लिए जनरली तीन चीज़ें हमें ज़रूरत होती है: ड्राइंग, देन कम स्पेसिफिकेशन एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पे रेट्स पता होने चाहिए। मटेरियल का रेट हमें पता होना चाहिए, लेबर रेट हमें पता होना चाहिए, मशीनरी रेट हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हम एस्टिमेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एस्टिमेट हमारे पास जनरली फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। इट इज़ आल्सो नोन एज रफ और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को हम रफ या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट भी कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इन शॉर्ट टाइम टू डिसाइड फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड पॉलिसी मैटर एटसेट्रा। सो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को हम जनरली अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट शॉर्ट टाइम में फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं।
इट इज़ प्रिपेयर टू टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हम प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं। पहले ही हम किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल एस्टिमेट नहीं बनाते हैं। हो सकता है कि बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिले, उससे बेटर है कि पहले प्रीलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर करो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई फिर हम उस प्रोजेक्ट का डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। इसकी जनरली 3 टाइप्स हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट और टिपिकल बे एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या होता है कि प्लिंथ एरिया रेट पर स्क्वायर मीटर इनटू प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। इस केस में क्या किया जाता है कि जो प्लिंथ एरिया रेट होगा पर स्क्वायर मीटर, उसको प्लिंथ एरिया बिल्डिंग से मल्टीप्लाई करके हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट एक्चुअली वर्किंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट। इसके नाम से ही पता चल जाता है। इन दिस केस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है उसी के बेस पे एस्टिमेट को प्रिपेयर किया जाता है। प्लिंथ एरिया इंटू हाइट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर क्यूबिक मीटर, तो यहाँ से हमें कॉस्ट निकल जाएगी पर क्यूबिक मीटर को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है। उसके बाद हम उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेट। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास टिपिकल बे एस्टिमेट। इन दिस केस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर ब्लॉक और अपार्टमेंट्स ऑफ द सिमिलर टाइप। जो स्ट्रक्चर अभी हम बना रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर अगर हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, वहाँ से हम पता करेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें कितना पैसा लगा था। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस ब्लॉक को भी बनाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ मनी ही लगेगा, तो इसको कहते हैं हम टिपिकल बे एस्टिमेट। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास डिटेल एस्टिमेट। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड पर्टिकुलर्स फॉर द क्वांटिटीज, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। डिटेल्ड एस्टिमेट में इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिटेल एस्टिमेट किसी भी प्रोजेक्ट का प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू गेट टेक्निकल सेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद हम डिटेल्ड एस्टिमेट किसी भी प्रोजेक्ट का प्रिपेयर करते हैं टू गेट टेक्निकल सेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ रेट्स एटसेट्रा। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एस्टिमेट। इन दिस केस कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि कंप्लीट एस्टिमेट जो है हर आइटम का प्रिपेयर किया जाता है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है उन सब का एस्टिमेट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। कास्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी विद द रेट। ऑब्वियसली बात है, जो क्वांटिटी होगी उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास कास्ट निकल जाएगी। फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास रिवाइज्ड एस्टिमेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल कास्ट एक्सीड्स 5% और मोर बाय एस्टिमेटेड कास्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवाइज्ड एस्टिमेट को हम तब प्रिपेयर करते हैं जब जो हमने पहले एस्टिमेट प्रिपेयर किया था और जो ओरिजिनल कास्ट रही प्रोजेक्ट की वो 5% उससे ज़्यादा एक्सीड होगी, तब हम क्या करते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कीपिंग स्ट्रक्चर इन प्रॉपर कंडीशन, इट नीड्स प्रॉपर मेंटेनेंस। ऑब्वियसली बात है, हर स्ट्रक्चर को हमें एनुअली मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट कहते हैं। इट्स कास्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1.5% फ्रॉम द ओरिजिनल कास्ट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट की जो कॉस्ट है वो 1.5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए ओरिजिनल कास्ट से। सिक्स्थ इसमें ज़्यादा हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। When addition are done in the original work, detailed estimate is prepared to supplement the original work, which is known as supplementary estimate. अगर प्रोजेक्ट में एडिशन हो रही है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी, उसके लिए हम क्या करते हैं एक सेपरेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, डेट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। एंड द लास्ट इज एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट्स एस्टिमेट। व्हेन सम एडिशंस आर डन इन ओल्ड वर्क, कास्ट ऑफ विच कैन नॉट मीट ऑफ एनुअल रिपेयर्स। सो ओल्ड वर्क में जब कोई एडिशन की जाए और अगर उसकी कास्ट जो है एनुअल रिपेयर से ज़्यादा है, तो उस केस में एक सेपरेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है, डेट इज नोन एज एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट। अ डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ एडिशनल वर्क इज प्रिपेयर्ड। तो जो वो एडिशनल वर्क हम कर रहे हैं उसके लिए एक डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है हमारे पास मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन तो आपको बताया, जनरली हमारे पास 2 ही मेथड आते हैं, सेंटर लाइन मेथड और सेकंड इसमें जाता है हमारे पास लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। फर्स्ट वी विल डिस्कस सेंटर लाइन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वॉल्स की वो ऑब्टेन की जाती है एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विद विड्थ एंड डेप्थ टू गेट द टोटल क्वांटिटी। सेंटर लाइन मेथड जो है जनरली किस किस के लिए सूटेबल है, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल टाइप ऑफ बिल्डिंग हैविंग नो क्रॉस वॉल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला यहाँ पे। सेंटर लाइन मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, जैसे रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल टाइप ऑफ बिल्डिंग के लिए जिनमें कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी। जिन बिल्डिंग्स में, जिन प्रोजेक्ट में क्रॉस वॉल्स आएंगी वहाँ पे सेंटर लाइन मेथड हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इससे क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना। अगर किसी केस में क्रॉस वॉल्स आ गई तो उस केस में हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो प्रोसीजर मैंने आपको लेक्चर में डिटेल से बता दिया है। उस केस में हम टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं,
नेट सेंटर टू सेंटर लेंथ हम फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस वॉल्स जो है जितने नंबर ऑफ जंक्शंस यहाँ पे बनते हैं उनको हम उतना डिटेक्ट कर देते हैं। जो मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है इस पोर्शन को हम डिटेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्ग वॉल की कटिंग में आ गया है, फिर शॉर्ट वॉल की कटिंग में हम इसको डिटेक्ट कर देते हैं। देन कम्स लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ किया जाता है। इसको आप हर टाइप की प्रोजेक्ट के लिए, हर टाइप के क्रॉस सेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज PWD मेथड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को हम PWD मेथड भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है PWD डिपार्टमेंट जो है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड को ही यूज़ करता है एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज PWD मेथड। लॉन्ग वॉल्स आर मेजर्ड ओड टू ओड एंड शॉर्ट वॉल्स आर मेजर्ड इन टू इन। इस केस में क्या किया जाता है कि लॉन्ग वॉल्स को ओड टू ओड मेजर किया जाता है और शॉर्ट वॉल्स को इन टू इन मेजर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। इट्स सिंपल एंड एक्यूरेट, देयर इज नो चांस ऑफ एरर। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो है ये सिंपल और एक्यूरेट मेथड है, वो इसमें एरर के बहुत कम चांसेस हैं। सो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के सिलेबस से। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ओटा 15 मार्क्स में से 8 या 9 मार्क्स का जो पेपर आपका सेट होगा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, वो नेटवर्क टेक्निक से ही सेट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी से आते हैं। इसमें आपको हर टॉपिक, हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग करने के लिए हमारे पास जनरली 4 मेथड्स आ जाते हैं। बार चार्ट्स और गैंट चार्ट्स। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास माइलस्टोन चार्ट्स। थर्ड इसमें है PERT जिसको हम सिंपली प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहते हैं। फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। बार चार्ट्स, गैंट चार्ट्स, माइलस्टोन चार्ट जो है इनको ज़्यादातर आजकल के टाइम में यूज़ नहीं किया जाता है। आजकल के टाइम में जो प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया जाता है वो PERT और CPM से ही शेड्यूल किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम इन दोनों को ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट PERT। इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। PERT जो है इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है नेटवर्क मैनेजमेंट की। In this network, the main emphasis is laid upon the beginning or completion of the events rather than on activities or job. The main drawbacks of this system is that activities taking place in between are not specified. इस केस में हम एक्टिविटीज़ को उतना स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इसमें जो मेन फोकस दिया जाता है वो इवेंट्स पे ही दिया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई है, साइट क्लियरेंस स्टार्टेड, साइट क्लियरेंस कंप्लीटेड, डिगिंग ऑफ फाउंडेशन स्टार्टेड, डिगिंग ऑफ फाउंडेशन कंप्लीटेड। बीच में जो ड्यूरेशन लग रहा है इन इवेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ इवेंट को ही कंसिडर करते हैं, एक्टिविटी को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। देन कम्स CPM। इट स्टैंड्स फ्रॉम क्रिटिकल पाथ मेथड। इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड नेटवर्क। PERT जो था वो इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क था और CPM जो है वो एक्टिविटी बेस्ड नेटवर्क है। इट इज़ यूज टू एनालाइज मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इसको भी हम मैनेजमेंट प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए ही यूज़ करते हैं। दिस नेटवर्क टेक्निक इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज और जॉब्स इन्वॉल्व। दिस वॉज डिवाइज्ड बाई MR वॉलकर एंड JE कैली ऑफ USA इन 1957 फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग पर्पजेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको जनरली किसने इन्वेंट किया था? MR वॉलकर ने और JE कैली ने 1957 में। जैसे क्लियर साइड है यहाँ पे, डिग फाउंडेशन, पोअर कंक्रीट एटसेट्रा। यहाँ पे हम इवेंट को कंसिडर नहीं करते। इसमें हम जनरली टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं, डेट इज नॉन एज एक्टिविटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब PERT में पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, ये तो बेसिक है। और CPM जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। इट इज़ लेस डिटर्मिनिस्टिक मॉडल सिस्टम ऑफ नेटवर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। PERT जो है वो लेस डिटर्मिनिस्टिक मॉडल सिस्टम ऑफ नेटवर्क है। CPM जो है मोर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल सिस्टम ऑफ नेटवर्क है। इट यूजेज 3 टाइम एस्टिमेट्स ऑफ ईच एक्टिविटी, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। PERT जो है 3 टाइम एस्टिमेट्स को यूज़ करता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। बट CPM यूजेज ओनली 1 टाइम एस्टिमेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। इट फेयरली कंसिडर द डिलेज एंड अनसर्टनिटीज टाइम एस्टिमेशन। PERT जो है अनसर्टनिटी, डिलेज को कंसिडर करता है, बट CPM जो है अनसर्टनिटी, डिलेज को कंसिडर नहीं करता है। इट डजंट कंसिडर द डिलेज एंड अनसर्टनिटीज। ये सारे के सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक क्या होता है? द मेथड आर नेटवर्क थ्रू विच लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर बट इंडिविजुअल स्पेसिफिक इवेंट्स अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज टर्म्ड एज नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक में क्या होता है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली उनको एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज नेटवर्क टेक्निक। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है प्रोजेक्ट का, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय एन एरो। इट इज कनेक्टेड बाय 2 इवेंट्स। इसको हम जनरली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली 2 इवेंट्स का बना हुआ होता है। इवेंट हम किसको कहते हैं? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट किसी भी एक्टिविटी का या जॉब का, दैट इज नोन एज इवेंट। इट ओनली रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड कंप्लीटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और जॉब एंड इट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज। इवेंट जो है कोई भी टाइम या रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक्टिविटी जो है वो टाइम को भी कंज्यूम करती है और रिसोर्स को भी कंज्यूम करती है, बट इवेंट जो है ना ही टाइम को कंज्यूम करता है और ना ही रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। स्टार्ट डिज़ाइन, कंप्लीट डिज़ाइन, स्टार्ट डिगिंग, कंप्लीट डिगिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आता है उसको ही हम कंसिडर करते हैं, डेट इज नॉन एज इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? व्हेन ऑल द एक्टिविटीज एंड इवेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर, दे फॉर्म अ नेटवर्क। अब ऊपर हमने इवेंट को भी सेपरेटली डिस्कस कर लिया और एक्टिविटी को भी सेपरेटली डिस्कस कर लिया। अब नेटवर्क क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब हम इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल और सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज करते हैं, डेट इज नॉन एज नेटवर्क। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज द नेटवर्क। इसमें हमने क्या कर दिया? इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को लॉजिकल और सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डमी। डमी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ था, डमी पूछा हुआ था कि डमी क्या होता है। डमी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हमें कंप्लीट करने के लिए जीरो ड्यूरेशन चाहिए, मतलब बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। इसको हम जनरली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क डायग्राम में। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डमी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सक्वेशन स्टार्टेड। एक्सक्वेशन हमने स्टार्ट कर दिया और एक्सक्वेशन कंप्लीट कर दिया। अब देखो एक्सक्वेशन जब कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? शटरिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सक्वेशन कंप्लीटेड और शटरिंग स्टार्टेड के बीच में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा ड्यूरेशन लगता है, ऑलमोस्ट नील के बराबर। तो डेट इज नोन एज डमी। देन कम्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ये तीनों टाइम जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इसको हम जनरली टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच जॉब और ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल एग्जिस्टिंग कंडीशन इज टर्म्ड एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मिनिमम कितने ड्यूरेशन में हम एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं, डेट इज नोन एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम क्या आता है? इसको हम जनरली टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम क्या रहेगा किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। अब किसी अननेसेसरी डिलेज की वजह से या किसी अननोन रीजन की वजह से अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा एक्सीड हो गया, डिले हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका टाइम जो है वो टाइम पीरियड जो है एक्सीड हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम कितना उसको लगेगा कंप्लीट करने के लिए, डेट इज नॉन एज पेसिमिस्टिक टाइम। देन कम्स मोस्ट लाइकली टाइम। ये एवरेज टाइम आ जाता है इन बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में। इट लाइज इन बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। इट इज द टाइम टेकन बाय एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट इसमें ज़्यादा हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम या जिसको हम एवरेज टाइम भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी ई। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एवरेज टाइम कितना लगा, डेट इज नोन एज एक्सपेक्टेड टाइम। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन टी ई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 TL प्लस टी पी अपॉन, यहाँ पे करेक्शन है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर देना। यहाँ पे 4 की जगह 6 है, ये यहाँ पे गलत हुआ है, इसको आप करेक्ट कर देना। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम। इसके रिलेटेड भी जो पिछला पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, खासकर जो है न्यूमेरिकल के यहाँ से ज़्यादा चांसेस है। एक्सपेक्टेड टाइम के लिए काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से देखना। इसके रिलेटेड मैंने डिटेल से आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया है, उसको भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। देन कम्स क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? द पाथ विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हम उस पाथ को कहते हैं कि जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम लगे, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क विच कंज्यूम्स मैक्सिमम रिसोर्सेज, टाइम, मैन, मटेरियल एटसेट्रा। ऑब्वियसली बात है, जब पाथ लॉन्गेस्ट होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए, मैक्सिमम टाइम चाहिए, मैन, मटेरियल एटसेट्रा, हर चीज़ इसके लिए मैक्सिमम ही चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो बेसिक है, आप सबको पता है। यहाँ पे सिंपल ऐड करना है, 7 + 14 + 6 + 9 करेंगे तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन आएगा डेट विल बी और क्रिटिकल पाथ। यहाँ पे अभी पॉसिबल पाथ दो ही बन रहे हैं 1 2 3 5 6, सेकंड इस पे बन रहा है 1 2 4 5 6। दोनों के टाइम ड्यूरेशन को ऐड करो, जो वाला मैक्सिमम होगा डेट विल बी और क्रिटिकल पाथ। ये क्वेश्चन छोटा है बट यहाँ से बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस बार के पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए। तो क्रिटिकल पाथ के रिलेटेड जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो अपने सारे के सारे करने हैं। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके रिलेटेड भी पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हम किसको कहते हैं? इट इज़ द टाइम एट विच एन इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हम उस टाइम को कहते हैं कि इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इवेंट जो है अकर हो सकता है। इट इज़ नोटेड बाई कैपिटल टी ई। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इट इज़ द टाइम एट विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट टाइम। इट इज़ नोटेड बाई टी एल, इसको हम टी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ई एस टी। इसके रिलेटेड भी पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम किसको कहते हैं? इट इज़ द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम उस टाइम को कहते हैं जिसमें हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग इवेंट, दैट इज टेल इवेंट। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम किसके बराबर होता है? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट, जिसको हम टेल इवेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जिसको हम ई एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड, जिस टाइम पे हम एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इट इज़ गिवन बाय अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा टेल इवेंट का, प्लस उसमें हम ड्यूरेशन कर देंगे, दैट विल बी आवर अर्लीस्ट फिनिश टाइम।
देन कम्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसको हम LST से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द लेटेस्ट टाइम बाई विच एन एक्टिविटी मे बी स्टार्टेड विदाउट कॉजिंग हिंड्रेंस टू द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई TLS। इट इज़ इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम में हम ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे, जो एक्टिविटी ड्यूरेशन होगा दैट विल बी आवर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। देन कम्स लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होता है? इट इज़ द लेटेस्ट टाइम बाई विच एन एक्टिविटी मे बी फिनिश्ड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीटेशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको हम कैसे निकालते हैं? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, दैट विल बी आवर लेटेस्ट फिनिश टाइम। देन कम्स फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ अ जॉब एंड एक्चुअल टाइम इट टेक्स टू डू सो इज कॉल्ड फ्लॉट। फ्लॉट हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, टोटल फ्लॉट, फ्री फ्लॉट और इंडिपेंडेंट फ्लॉट। टोटल फ्लॉट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FT से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू LFT माइनस EFT। LFT हम कहते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम और EFT हो गया अर्लीस्ट फिनिश टाइम। यहाँ हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं LST माइनस AST। फ्री फ्लॉट हम किसको कहते हैं? इट इज़ इक्वल टू EFT माइनस AST माइनस TIJ। TIJ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिविटी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द लास्ट इज इंडिपेंडेंट फ्लॉट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई FI। इट इज़ इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ऑन पोर्टेंट CPM। पोर्टेंट CPM पे यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से न्यूमेरिकल कराया हुआ है। इसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट की है। फर्स्ट हमने यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रा की हुई है। कभी कभी सिंपल नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट किया हुआ है। और थर्ड हमने यहाँ पे क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट किया हुआ है। ये मैंने न्यूमेरिकल डिटेल से यहाँ पे लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिंपल इवेंट दिया हुआ था, प्रीडिसर दिया हुआ था, एक्टिविटी दी हुई थी। यहाँ पे आपको 3 टाइम एस्टिमेट दिए हुए थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। इनकी हेल्प से हमने यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ की। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी 1 और 2 के बीच में आपको 3 टाइम दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकंड हमारे पास है मोस्ट लाइकली टाइम और थर्ड आपके पास है पेसिमिस्टिक टाइम। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड टाइम का मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ी बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी इसके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसको आप अच्छे से देखना है। ये न्यूमेरिकल मैंने डिटेल से यहाँ पे समझाया हुआ है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट पे फिर क्रिटिकल पाथ। यहाँ पे मैंने सारे के सारे पॉसिबल पाथ्स ड्रा किए हुए हैं, जितने भी पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं इस नेटवर्क में। फिर हमने क्या कर दिया, सबके टाइम को ऐड किया हुआ है, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन आएगा दैट विल बी आवर क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास क्रैशिंग इन पोर्टेंट CPM, जिसको हम कास्ट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कास्ट ऑप्टिमाइजेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से इसको समझाया हुआ कि कास्ट ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन में आपको सिंपल एक्टिविटी दी होगी, नॉर्मल टाइम दिया होगा, नॉर्मल कास्ट दी होगी, क्रैश कास्ट दी होगी, क्रैश टाइम दिया होगा। आपने यहाँ से कास्ट स्लोप फाइंड आउट करना है। सो कास्ट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। अब देखो पेपर में आपको इतना बड़ा न्यूमेरिकल्स तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं दे सकते हैं। आपको सिंपल पूछ सकते हैं कि कास्ट स्लोप फाइंड आउट करो। आपके पास क्रैश कास्ट दी होगी, नॉर्मल कास्ट दी होगी, नॉर्मल टाइम दिया होगा, क्रैश टाइम दिया होगा। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कास्ट स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो स्टेप नंबर 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रैशिंग ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम कैसे क्रैश करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा सा, एक्टिविटी को हम कैसे क्रैश कर सकते हैं। या सिंपल आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्रैश लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्रैश लिमिट किसके बराबर होती है? नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नॉर्मल टाइम जो आपके पास दिया है उसको आप क्रैश टाइम में माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगी क्रैश लिमिट। स्टेप 8 भी इंपॉर्टेंट है। कभी सिंपल पूछ सकते हैं टोटल कास्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। इट इज इक्वल टू प्रीवियस टोटल कास्ट प्लस डायरेक्ट कास्ट माइनस इनडायरेक्ट कास्ट। वैल्यूज आपके पास सारी क्वेश्चन में दी हुई होंगी, तो आप यहाँ पे पुट करके टोटल कास्ट फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस टॉपिक के साथ एसोसिएट हैं। स्लैक किसको कहते हैं? स्लैक या फ्लॉट एक ही बात होती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज स्लैक और फ्लॉट। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग क्या होता है? इट इज़ अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज़ अ टेक्निक इन विच स्टार्ट एंड फिनिश डेट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर एडजस्टेड। तो रिसोर्स लेवलिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी अननोन रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट में डिलेज आ गया या प्रोजेक्ट में जो हमने शेड्यूलिंग की थी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो रिसोर्स लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग डेट और फिनिशिंग डेट जो एक्टिविटीज़ को उनको हम एडजस्ट करते हैं सो डैट कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन टाइम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। डैट इज़ नोन एज रिसोर्स लेवलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन रिसोर्स लिमिटेशन विद द गोल ऑफ बैलेंसिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज विद द अवेलेबल सप्लाई। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जिस चीज़ की अभी साइड पे सबसे ज़्यादा डिमांड है आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हो उसके लिए जो आपको मटेरियल चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे कि जिस एक्टिविटी के लिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद जो एक्टिविटी आपकी इनकम्प्लीट रहेगी ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स एट द साइट, उसको आप उसकी स्टार्टिंग और फिनिश डेट को आप एडजस्ट करोगे। तो डैट इज़ नोन एज रिसोर्स लेवलिंग।